हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंजलि आज आपके लिए लाई हूँ रीजनिंग के एक टॉपिक। और रीजनिंग में मैंने जो टॉपिक लाई है उसका नाम है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। नाम से ही पता चल रहा है स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन और कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। इसमें क्या होता है ना, हमें एक कथन दिया हुआ था और उसके निष्कर्ष दिए हुए थे और उस कथन के आधार पे हमें निष्कर्ष को बताना होता है सही है या गलत है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे ना, हमें अपना दिमाग यूज़ नहीं करना है। जो कथन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। बाकी हमें अपनी जो कॉन्सेप्ट है पहले से जो हम जानते हैं उसका यूज़ बिल्कुल नहीं करना है ना, और उसी आधार पर हमें निष्कर्ष पे जाना है। तो यहाँ हम देखते हैं जो हमें क्वेश्चन है उसके लिए 5 ऑप्शंस मिलेंगे हमें। तो सबसे पहले उन 5 ऑप्शंस को देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर यहीं से आने वाला है। 2 निष्कर्ष है तो कह रहा है यदि पहला निष्कर्ष सही है तो उत्तर 1 होगा, है ना। यदि पहला निष्कर्ष 2 निष्कर्ष होंगे, यदि पहला सही है तो उत्तर हमारा क्या होगा, 1 होगा। ध्यान रहे, इसे हमें याद करना पड़ेगा। यदि दूसरा निष्कर्ष सही है तो उत्तर 2 होगा। पहला सही है तो 1 होगा, दूसरा सही है तो 2 होगा। यदि पहला सही है और दूसरा गलत है, या दूसरा सही है और पहला गलत है, तो उत्तर 3 होगा। मतलब कि इधर जो होता है ना वो ऑप्शन आ जाए, या तो का ऑप्शन है या तो पहला या तो दूसरा, है ना। तब हम ऑप्शन उत्तर क्या लेंगे, 3 लेंगे। ध्यान रहे, पहला सही है दूसरा गलत है, या फिर दूसरा सही है फिर पहला गलत है ना। 4 नंबर क्या करें, यदि कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है तो उत्तर 4 होगा। ना पहला सही है ना दूसरा सही है तो 4 होगा। यदि दोनों निष्कर्ष सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो उत्तर हमारा 5 होगा। एक बार फिर से हम इसे समझ लेते हैं। यदि पहला सही है तो उत्तर हमारा 1 होगा, दूसरा सही है तो 2 होगा। यदि पहला सही है दूसरा गलत है, या फिर दूसरा सही है और पहला गलत है, उत्तर हमारा 3 होगा। यदि दोनों गलत है, पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, तो उत्तर 4 होगा। यदि दोनों सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो उत्तर हमारा 5 होगा। और यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कथन जो है, यहाँ कथन है और इस कथन के हमें 2 निष्कर्ष दिए हुए, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2। पहला कथन कह रहा है संसद के पारित 42वें संशोधन के अनुसार, है ना, 42वां संशोधन जो हुआ था उसके अनुसार क्या हुआ था, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है। ध्यान रहे, 42वें संशोधन के अनुसार ही राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने को क्या है, बाध्य है। ये हमारा कथन हो गया। इसके पहले क्या था, इसके बाद क्या था, वो हमें नहीं दिया हुआ है। लेकिन निष्कर्ष 1 पे हम आते हैं। यहाँ क्या करें, विधेयक की प्रस्तुति से पूर्व, ये जो 42वां संशोधन था इसकी प्रस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद, ध्यान रहे मंत्रिपरिषद होगा, मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं था, है ना। अब यहाँ देखेंगे, हमें तो केवल 42वें का ही दिया हुआ, लेकिन अगर स्टेटमेंट से हम देखें तो यहाँ क्या करें, 42वां संशोधन जो हुआ उसके अनुसार मानने को बाध्य है। इसका मतलब ये क्या हुआ था, इसके पहले बाध्य नहीं था तो ही 42वें में वो मानने के लिए बाध्य हुआ। यानी हमारा पहला निष्कर्ष क्या हो जाता है, सही हो जाता है। दूसरे की बात करते हैं। विधेयक की प्रस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सलाह कभी नहीं मानी। अब मानी थी या नहीं मानी थी, इसका तो हमें कथन में कुछ नहीं दिया गया है ना। मानी थी या नहीं मानी थी ये तो हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये जरूर है स्टेटमेंट से कि पहले बाध्य नहीं थी और जब संशोधन हुआ उसके अनुसार वो मानने को क्या हो गई, बाध्य हो गई। इस तरह से हमारा दूसरा निष्कर्ष जो है ना वो गलत हो जाता है और आंसर हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि पहला जो निष्कर्ष है ना वो हमारा सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें कथन देखते हैं क्या कह रहा है। निर्णय ऊपरी दिखावे के अनुसार नहीं होते हैं। हम जो कोई निर्णय लेते हैं, है ना, ये कथन है, हम जो कोई निर्णय लेते हैं वो ऊपरी दिखावे के अनुसार नहीं होते। इसका मतलब ये है निर्णय हमारा अंदर से होता है। कथन का मतलब ये हुआ निर्णय हमारा अंदर से आता है, ऊपरी दिखावे के अनुसार नहीं होता है। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष क्या कह रहा है, 2 निष्कर्ष हमें दिए हुए हैं। उसमें पहला निष्कर्ष कह रहा है ऊपरी प्रदर्शन कपटपूर्ण हो सकता है ना, ये हो सकता है कि ऊपरी प्रदर्शन कपटपूर्ण हो। दूसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक व्यक्ति निर्णय कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति निर्णय कर सकता है। तो यहाँ पहले की अगर निष्कर्ष की हम बात करें तो यहाँ क्या कह रहा है, ऊपरी प्रदर्शन कपटपूर्ण हो सकता है। और कथन क्या कह रहा है, निर्णय ऊपरी दिखावे के अनुसार नहीं होते हैं,
है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ निर्णय जो होते हैं ना वो हमारा कहाँ से आता है, अंदर से आता है ना। अब यहाँ क्या करें, ऊपरी प्रदर्शन कपटपूर्ण हो सकता है, मे भी हो सकता है ना, क्योंकि निर्णय जो होता है ऊपरी दिखावा तो है नहीं, वो हमारा क्या है, अंदरूनी है। तो इस अनुसार हमारा पहला कथन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। लेकिन यदि हम दूसरे कथन की बात करें, प्रत्येक व्यक्ति निर्णय कर सकता है, तो यहाँ व्यक्ति के निर्णय पर कोई कुछ नहीं कहा गया है कथन में। अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं तो वहाँ तो प्रत्येक व्यक्ति निर्णय कर सकता है, लेकिन नॉर्मल लाइफ से हमें इसे रिलेट नहीं करना है, हमें केवल कथन को ही पढ़ना है और कथन पे ही चलना है। तो प्रत्येक व्यक्ति निर्णय कर सकता है, व्यक्ति के निर्णय के बारे में हमारे कथन में कुछ नहीं कहा गया है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारा गलत हो जाता है और पहला आंसर सही हो जाता है। तो जो ऊपर हमने 5 ऑप्शंस देखे थे उसमें यदि पहला सही हो तो उत्तर हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी दूसरा का उत्तर 1 होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। कक्षा में सभी लड़कियां परिश्रमी है, ये हमारा कथन है। एक कोई कक्षा है और कक्षा में जितनी भी लड़कियां हैं वो परिश्रमी है, मतलब मेहनत करती हैं। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कक्षा में एक भी लड़का नहीं है ना। यहाँ कथन में लड़कों के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो हम कोई कंक्लूजन नहीं ले सकते हैं कि लड़का है या नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा क्या कह रहा है, कक्षा में लड़के मंदबुद्धि हैं। अब लड़कियां परिश्रमी है लेकिन लड़कों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो लड़कों का निर्णय हम नहीं ले सकते हैं। इस आधार पर यह भी हमारा निष्कर्ष क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 में पहला निष्कर्ष भी गलत है और दूसरा निष्कर्ष भी गलत है, क्योंकि यहाँ लड़कों की बात की गई है और कथन में कहीं लड़कों के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। दोनों गलत हो जाते हैं तो आंसर हमारा 4 हो जाता है। जब पहला भी गलत हो और दूसरा भी गलत हो तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। समाचार पत्रों का उद्देश्य शिक्षा के अतिरिक्त मनोरंजन प्रदान करना भी है ना। समाचार पत्रों का उद्देश्य, ये कथन है, समाचार पत्रों का उद्देश्य शिक्षा के अतिरिक्त, मतलब समाचार पत्र में हमें शिक्षा तो मिलती ही है, उसके अलावे हमें मनोरंजन भी मिलता है। निष्कर्ष पे आते हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है लोग समाचार पत्र शिक्षा की दृष्टि से ही खरीदते हैं। ठीक है, समाचार पत्र का उद्देश्य, मेनली उद्देश्य, यहाँ देखेंगे, यहाँ मेनली उद्देश्य हमें शिक्षा दिखाया गया, इसके अलावा एक अदर ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमें दे दिया गया है मनोरंजन, मतलब कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, शिक्षा। तो पहला निष्कर्ष इस आधार पर हमारा सही हो जाता है कि लोग समाचार पत्र शिक्षा की दृष्टि से ही खरीदते हैं। अब हम आते हैं दूसरे निष्कर्ष पे। यहाँ क्या कह रहा है, समाचार पत्रों से मनोरंजन के महत्व का अनुभव किया जाने लगा है ना। ठीक है, पहला तो बिल्कुल ही सही है, लेकिन समाचार पत्र से क्या हो जा रहा है, मनोरंजन भी मिल रहा है, तो ये भी अनुभव हम क्या करने लगे, प्राप्त करने लगे हैं, और ये दोनों सही हो जाता है ना। जब पहला ऑप्शन भी सही हो और दूसरा ऑप्शन भी सही हो। सही क्यों है, क्योंकि समाचार पत्र से हमें शिक्षा भी मिल रही है और समाचार पत्र से हमें मनोरंजन भी मिल रहा है, तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं। और जब दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं तो आंसर हमारा 5 बनता है। चौथा का आंसर हो जाएगा 5। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। महासागर यूरेनियम, ध्यान रहे यूरेनियम है, ओहो यूरेनियम, टाइपिंग में एरर हो गई है, इसके लिए माफ करेंगे आप। महासागर यूरेनियम सहित सामान्यतः प्रत्येक खनिज के भंडार गृह है ना। महासागर में यूरेनियम सहित सामान्यतः प्रत्येक खनिज के भंडार गृह है, मतलब कि हमारा जो महासागर है उसमें यूरेनियम भी मिलता है, उसके अलावा प्रत्येक खनिज, जो भी खनिज है ना वो वहां मिलती है। ध्यान रहे, यूरेनियम के अलावा जितनी भी प्रत्येक खनिज कहने का मतलब है किसी भी खनिज की बात की जाएगी तो वो महासागर में मिलती है। परंतु लेकिन हमें एक शर्त दिया गया है। क्या शर्त दिया गया है, अधिकतर अन्य खनिजों की तरह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यानी यूरेनियम जो है महासागर में दूसरे खनिजों की तुलना में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और इसकी मात्रा क्या है, 1000 टन, ये टन है, 1000 टन पानी में लगभग 3 ग्राम। यदि 1000 टन पानी है तो उसमें 3 ग्राम यूरेनियम हमें मिलता है महासागर में, ये हमारा कथन हो जाता है। अब हम आते हैं अपने निष्कर्ष पे। निष्कर्ष क्या कह रहा है, समुद्री जल में स्वर्ण पाया जाता है।
ठीक है, पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? अब आप कहेंगे क्वेश्चन में तो इसकी जिक्र नहीं हुई है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये कह दिया है कि यूरेनियम के अलावा प्रत्येक खनिज मिलते हैं। तो हमारा स्वर्ण भी क्या हो जाता है? स्वर्ण, सोना भी एक तरह का खनिज है, यानी वो समुद्र में क्या होगा? मिलेगा। इस आधार पर हमारा पहला आंसर सही हो जाता है। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं। महासागरीय बंदरगाहों के विकिरण हानिकारक है। महासागर में जो बंदरगाह है, वो बंदरगाह से जो विकिरण होती है, रेडिएशन होता है, वो हमारे लिए हानिकारक है, हार्मफुल है। तो यहाँ देखेंगे जो हमारी कथन है उसमें कहीं बंदरगाहों के विकिरण की बात नहीं की गई है ना। हानिकारक हो सकता है, रियल लाइफ में हानिकारक हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ की चीज़ों को हमें अपने कथन से नहीं जोड़ना है। जितना दिया गया है हमें उसी के बारे में सोचना है, बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। और उस आधार पर यदि हम जाते हैं तो विकिरण की बात नहीं की गई, और विकिरण की बात नहीं की गई है तो दूसरा निष्कर्ष जो होता है ना हमारा गलत हो जाता है, और इस आधार पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा 1 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 देखते हैं। एक सनकी, कथन क्या कह रहा है? एक सनकी बेवकूफ नहीं है। कोई एक सनकी है जो बेवकूफ नहीं है, जो बेवकूफों जैसा व्यवहार करता है। यदि कोई भी ऐसा सनकी है ना, जो बेवकूफों जैसा व्यवहार करता है लेकिन वो बेवकूफ नहीं होता है। ध्यान रहे, क्वेश्चन यही है। सनकी जो बेवकूफों जैसा व्यवहार करता है वो बेवकूफ नहीं होता है। अब हम आते हैं अपने निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? सनकी और बेवकूफी साथ साथ पाई जाती है ना। यहाँ सनक की बात भी कह रहा है और बेवकूफ की बात कर रहा है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक मिनट, हाँ, दोनों क्या हो जाएंगे? साथ साथ हो जाएंगे। ये बात तो सही है, क्योंकि सनकी और बेवकूफ, यहाँ हमेशा कह रहा है सनकी बेवकूफों जैसा व्यवहार करता है ना, तो सनकी और बेवकूफी क्या हो जाती है? साथ साथ पाई जाती है। अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? सामान्य व्यक्ति बुद्धिमानी से व्यवहार करता है। ध्यान रहे, हमारे क्वेश्चन में केवल सनकी के बारे में बात की गई है, सामान्य व्यक्ति के बारे में बात नहीं की गई है। तो सामान्य व्यक्ति के बारे में हमें बिल्कुल सोचना ही नहीं है उसकी व्यवहार कैसी होती है, तो इसे हम कट कर देते हैं और ऑप्शन केवल 1 सही हो जाता है। तो हमारा आंसर 1 हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ कथन देखेंगे। कथन क्या कह रहा है? जातियाँ, जातियों के बारे में बात की गई है। सामाजिक दृष्टि से मानव निर्मित संगठन की उपलब्धि है। मतलब ये जातियाँ जो है ना, अगर समाज में जो जातियों के आधार पर हम बटे हुए हैं, ये मानव निर्मित है, इसे हमने बनाया है, ना कि ईश्वरीय नियुक्ति है, ना कि ऊपर वाले ने हमें बांट करके भेजा है ना। ऊपर वाले ने हमें बांट कर नहीं भेजा है, हम ही यहाँ खुद बांटे हुए हैं एक दूसरे को जाति के नाम पे। अब निष्कर्ष में क्या कह रहा है? जातियां मानव निर्मित हैं। क्लियर, सही है। या हमसे ऑप्शन कथन में भी कहा है जातियां क्या है? मानव निर्मित है। इस आधार पे पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। दूसरे निष्कर्ष की बात कर रहे हैं। ईश्वरीय शक्ति ने संसार में कई रहस्य उत्पन्न कर दिए हैं, है ना। ईश्वरीय शक्ति के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ईश्वर ने क्या किया है, क्या नहीं किया गया है, इस कथन में उससे कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो दूसरे ऑप्शन को हम नहीं लेंगे, है ना। कई रहस्य उत्पन्न किए होंगे, हमारे रियल लाइफ में किए होंगे, बट इस कथन में नहीं किए गए हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है ना वो हमारा गलत हो जाता है उस आधार पे, और केवल हमारा पहला आंसर सही हो जाता है। मतलब कि 7 का आंसर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कथन, कथन क्या कह रहा है? एक कथन है और 2 निष्कर्ष हैं। कथन क्या कह रहा है? संसदीय नैतिकता कोई प्राकृतिक भावना नहीं है ना। संसद में जो नैतिकता, संसदीय जो नैतिकता होती है ना, वो कोई प्राकृतिक भावना नहीं है, मतलब नेचुरल फीलिंग वो नहीं होती है। आगे, हम भावना हमारे अंदर से उत्पन्न होती है ना। ये तो क्लियर हो जाता है पहले यहाँ से। संसदीय नैतिकता प्राकृतिक भावना नहीं है ना। तो यानी यहाँ प्राकृतिक भावना से मतलब हो जाता है भावना हमारे अंदर से ही आती है। दूसरा क्या कह रहा है? संसदीय नैतिकता प्राप्त करनी चाहिए। अब इस कथन में हमसे ये सलाह नहीं दी गई है कि संसदीय नैतिकता जो है ना उसे हमें प्राप्त करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। केवल ये कहा गया है कि ये कोई प्राकृतिक भावना नहीं है ना। तो इस आधार पे दूसरा ऑप्शन जो है ना वो हमारा गलत हो जाता है और पहला आंसर सही हो जाता है। और जब पहला आंसर सही है तो आंसर हमारा 1 हो जाता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। कथन, यहाँ देखते हैं कथन क्या कह रहा है। कथन कह रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
है ना, कि तुम किस प्रकार का भोजन खाते हो। आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, किस चीज़ पे फर्क नहीं पड़ता है तो वो देखेंगे, बल्कि तुम जो खाते हो वो पच जाए, मतलब कि जो हम खाना खाते हैं वो पच जाए तो वो अच्छा है ना, अगर नहीं पचे तो वो बुरा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किस प्रकार का भोजन खाते हो, है ना, किस तरह का भोजन खा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं, हाई क्वालिटी की ही खा रहे हैं लेकिन वो नहीं पच रहा है तो वो हमारे लिए जहर है ना, थोड़ी क्वालिटी लो है लेकिन वो पच जा रहा है तो हमारे लिए सही है। क्वेश्चन का मतलब यही है, हमारे कथन का मतलब। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष, सभी प्रकार के खाने अच्छे हैं यदि वे पच जाए। हाँ सही है, पच जाता है क्योंकि खाने पर फर्क नहीं पड़ता है, कोई किसी भी तरह का खाना है उस पर फर्क नहीं पड़ता है, पचने या ना पचने पर उसकी क्वालिटी का हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो कोई भी खाना है जो पच जा रहा है वो अच्छा है, बात तो सही है। दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, खाने की किस्म जो मनुष्य खाता है कोई महत्व नहीं रखती है ना, महत्व के बारे में हमसे नहीं कहा गया है, वो हमारे महत्वपूर्ण है या नहीं है इसका मतलब उसका खाने की किस्म से कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन के अनुसार, है ना। बस पचने और ना पचने से मतलब है, महत्व से कोई मतलब नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में हमारे नहीं कहा गया, कथन में नहीं कहा गया खाने की किस्म के बारे में, है ना। खाने की किस्म जो मनुष्य खाता है कोई महत्व नहीं रखती, है ना। हो सकता है किसी के लिए महत्वपूर्ण हो भी, लेकिन यहाँ तो हमारे कथन में कहा नहीं गया है तो इस पर हम सोचेंगे ही नहीं, तो इस आधार पर हमारा एक आंसर हो जाता है 9 का। आगे बढ़ते हैं 10 पे। यहां कथन क्या कह रहे हैं, यद्यपि उसका कार्य कोई बढ़िया नहीं था, है ना, उसने अच्छा काम नहीं किया था, फिर भी उसे पदोन्नति किया गया, मतलब उसको प्रमोशन मिल गई। काम अच्छा था या नहीं था लेकिन उसे प्रमोशन मिल गई, ये हमारा कथन हो जाता है। अब निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कार्य और पदोन्नति आवश्यक रूप से एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। एक दूसरे कार्य और पदोन्नति हमारे रियल लाइफ में निर्भर करते हैं, है ना। अच्छा काम करते हैं तो प्रमोशन मिलता है, अच्छा काम नहीं करते हैं तो प्रमोशन नहीं मिलता, हमारे रियल लाइफ में होता है। लेकिन इस कथन में है कि नहीं हमें वो देखना है। उसका कार्य कोई बढ़िया नहीं था फिर भी उससे पदोन्नति मिल गया, है ना। इसका मतलब ये होता है इस कथन के अनुसार कार्य और पदोन्नति के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। कार्य अच्छा करे या नहीं करे उसे प्रमोशन मिलना ही है। तो इस आधार पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है, कार्य और पदोन्नति आवश्यक रूप से एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। अब हम दूसरे पे आते हैं, कार्य से ही पदोन्नति प्राप्त होती है। ये तो कहा नहीं गया है कि केवल कार्य ही करेंगे तो ही हमें प्रमोशन मिलेगा, ये हमें कुछ कथन में नहीं कहा गया है। तो इस आधार पे दूसरा कथन जो है वो हमारा गलत हो जाता है और पहला निष्कर्ष जो है वो सही हो जाता है। और यदि पहला निष्कर्ष हमारा सही है तो ऑप्शन हमारा 1 हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा कथन क्या कह रहा है, ये हमारे कथन है और इसके साथ हमें 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन देखते हैं क्या कहते हैं, यदि नीला भारी है तो पीला हल्का है ना। ध्यान रहे, नीला और पीला के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। ध्यान रहे, कंडीशन ये भी है, यदि नीला भारी है, यदि हम नीला को भारी मानते हैं तो पीला क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। आगे क्या करें, यदि लाल हल्का होता है, यदि लाल हल्का होता है तो हरा मध्यम हो जाता है। यहाँ जो रिलेशन दिया गया है लाल और हरा के बीच में दिया गया है। आगे, परंतु नीला भारी है अथवा हल्का लाल है ना। अब यहाँ नीला भारी है अथवा हल्का लाल है ना। ये एक अलग 3 चीजें, 3 कंडीशन हमें दी गई है, नीला भारी है अथवा हल्का लाल है। अब यहाँ देखते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष में क्या कह रहे हैं, पीला और लाल हल्के हैं, है ना। अब देखेंगे पीला और लाल के बीच में कोई हमें रिलेशन दिया गया है या नहीं दिया गया है ना। तो पीला कहाँ है, पीला हल्का है, पीला हल्का है, लेकिन पीला हल्का कब है, जब नीला भारी है। और यहाँ पीला हल्का तो क्या दिया गया, लेकिन नीला का कोई अब कुछ दिया ही नहीं गया है। यहाँ में निष्कर्ष पहले में हमें नीला के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है, तो नीला और लाल के बीच में हम कोई रिलेशन नहीं ले सकते, क्योंकि नीला और लाल का कोई रिलेशन एक साथ हमें नहीं दिया गया है ना। आगे, हरा मध्यम, माध्यम नहीं मध्यम, यहाँ मध्यम होगा। हरा क्या है, मध्यम है, हरा मध्यम है, ठीक है, हरा मध्यम है, लेकिन हरा मध्यम कब है, दूसरे कंडीशन के अनुसार कथन के, हरा मध्यम कब है, यदि लाल हल्का होता है। तो यहाँ में हरा मध्यम तो दे दिया गया है, लेकिन लाल के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया, और जब तक लाल नहीं कहेगा तब तक हम हरे के निष्कर्ष पे नहीं आ सकते हैं। तो ये दोनों निष्कर्ष हमारे गलत हो जाते हैं, और ऑप्शन के अनुसार यदि हमारे दोनों निष्कर्ष गलत हो जाते हैं तो आंसर हमारा 4 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
आगरा से दिल्ली जाने के लिए, कथन है आगरा से दिल्ली जाने के लिए रेलगाड़ी द्वारा जाइए। कोई सलाह देता है कि अगर आगरा से आपको दिल्ली जानी है तो आप किससे जाएंगे, रेलगाड़ी से जाइए, एक सलाह है। निष्कर्ष देखते हैं क्या कह रहा है। आगरा और दिल्ली एक दूसरे के पास नहीं है ना, ये तो हमारा निष्कर्ष सही हो जाता है कि इसलिए कि जो सलाह दी गई है वो रेलगाड़ी से जाने के लिए दी गई है, और रेलगाड़ी से जाने की सलाह कब दी जाएगी, जब दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब हुआ आगरा और दिल्ली एक दूसरे के पास नहीं है, दूर है। आगे दूसरा क्या कह रहा है, आगरा और दिल्ली रेलगाड़ी द्वारा जुड़े हुए हैं, ये भी सही है ना, क्योंकि रेलगाड़ी से जाने की बात की जा रही है तो इसका मतलब ये दोनों रेलगाड़ी से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन पहला निष्कर्ष हमारा एक भी सही हो जाता है और निष्कर्ष हमारा दो भी सही हो जाता है, और जब दोनों निष्कर्ष सही होते हैं तो आंसर हमारा 5 हो जाता है, मतलब कि 12 का 5 आंसर हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सामाजिक मुद्दा है कथन। यहाँ कथन क्या कह रहा है, जो नौजवान शादी के लिए दहेज एक शर्त बनाते हैं, है ना, जो नौजवानों की बात की गई है, यदि शादी के लिए दहेज एक शर्त बनाते हैं, मतलब कि अगर उन्हें शादी करनी है तो ये कहते हैं कि मुझे इतनी ही दहेज चाहिए, एक कंडीशन बना लेते हैं, एक शर्त बना लेते हैं, तो वे अपने बड़प्पन को समाप्त करते हैं, है ना, उनका बड़प्पन क्या हो जाता है, वहीं खत्म हो जाता है। आगे, और स्त्री जाति का अपमान करते। स्त्री जाति का अपमान कब कर रहे हैं वो, जब शादी के लिए दहेज की मांग कर रहे हैं, तो वो क्या करें, स्त्री जाति का अपमान कर रहे हैं और उनका बड़प्पन भी खत्म हो जा रहा है। आगे निष्कर्ष एक कह रहा है, जो शादी में दहेज लेते हैं, है ना, शादी में जो दहेज की मांग करते हैं, जो शर्त बनाते हैं, मतलब दहेज लेते हैं, उनकी समाज द्वारा भर्त्सना की जानी चाहिए, है ना, मतलब उपेक्षा करनी चाहिए उनकी। जो शादी में दहेज लेते हैं उनकी समाज को उनको क्या करना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, है ना। तो यहाँ बड़प्पन को समाप्त करते हैं, जब बड़प्पन को वो समाप्त करें मतलब उपेक्षा के वो पात्र हो रहे हैं, है ना। इस आधार पे हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इस कंडीशन पे, इस कथन पे अपने बड़प्पन को समाप्त करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, जो शादी में दहेज नहीं लेते वे स्त्री जाति का सम्मान करते हैं, है ना। यहाँ कंडीशन देखते हैं, कथन में हमारा क्या कह रहा है, जो नौजवान शादी के लिए दहेज एक शर्त बनाते हैं, जो शर्त बना रहे हैं वो स्त्री जाति का अपमान कर रहे हैं, और तब इसका मतलब ये हो जाता है कि जो शर्त नहीं बना रहे हैं वो स्त्री जाति का क्या कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। तो जो दहेज नहीं लेते हैं वो क्या करते हैं, एक तरह से उन्हें सम्मान दे रहे हैं, जिसके कारण वो दहेज की मांग नहीं कर रहे हैं। इस आधार पे हमारा पहला भी सही हो जाता है और दूसरा भी सही हो जाता है, और जब दोनों सही हो जाते हैं तो ऑप्शन 5 हमारा आंसर हो जाता है। 13 का 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 देखते हैं क्या कर रहे हैं। कथन है, तुम्हें विद्युत टंकण मशीन प्राप्त करने की, लाइसेंस प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। यदि आप विद्युत टंकण मशीन, टाइपिंग मशीन, इलेक्ट्रिक वाली प्राप्त करें तो इसके लिए लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही जाएंगे दुकान में और जाके लेते आएंगे, लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं। निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष देखेंगे इसमें। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, विद्युत टंकण मशीन भारत में बनने लगी है। अब भारत में बन रही है या नहीं बन रही, इसका कथन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ नहीं है कि जो भारत में बन रही है उसके लिए लाइसेंस की ही ज़रूरत है ना, या फिर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। भारत की बात की ही नहीं गई उसमें। इस आधार पे पहला निष्कर्ष जो है वो हमारा गलत हो जाता है। दूसरे निष्कर्ष की बात करते हैं। विद्युत टंकण मशीन को अब बहुत आसानी से आयात करने की आज्ञा मिल गई है। आयात और निर्यात की बात भी हमारे कथन में नहीं की गई है कि हमें आयात करना है या नहीं करना है, निर्यात करना है या नहीं करना है, ऐसा हमारे कथन जो है ना उसमें कुछ नहीं कहा गया। तो इस आधार पे हमारा दूसरा निष्कर्ष भी है वो गलत हो जाता है। और जब पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष दोनों गलत हो जाते हैं तो आंसर हमारा 4 हो जाता है, मतलब कि 14 का आंसर 4 हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 15 पे। क्या कह रहा है कथन, यहाँ कथन दिया गया है और कथन क्या कह रहा है, भारतीय मतदाताओं का अधिकांश भाग अशिक्षित है ना। हमारे भारत में जितने भी मतदाता हैं उसमें से अधिकांश भाग, है ना, आधा भाग या पूरा भाग की बात नहीं की गई, अधिकांश भाग की बात की गई, वो क्या है, अशिक्षित है, मतलब कि पढ़े लिखे नहीं है। निष्कर्ष पे आते हैं। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, अधिकांश अशिक्षित ही चुनाव में अनियमितता के कारण है ना। हमें क्या
अब चुनाव की बात यहाँ की नहीं गई है, केवल मतदाताओं की बात की गई है, चुनाव की बात नहीं की गई है। और वो अनियमितता के कारण है या नहीं है, ये भी हमारे कथन में कुछ नहीं कहा गया है इस बारे में। तो जब हमारे कथन में कुछ नहीं कहा गया है तो हम उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, हम इसे कट कर देंगे, इस ऑप्शन को हम नहीं लेंगे, मतलब कि हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा क्या कह रहा है, मतदाता सुयोग्य एवं है ये स्वच्छ नेता चुनने में असमर्थ है ना। मतदाता सुयोग्य एवं स्वच्छ नेता चुनने में असमर्थ है, इसकी भी बात हमारे कथन में नहीं की गई है ना। केवल कहा गया है कि अधिकांश भाग अशिक्षित हैं। अब वो अच्छा नेता चुन रहे हैं, सुयोग्य मतलब अच्छे नेता चुन रहे हैं या नहीं चुन रहे हैं, इसका हमारे कथन में कुछ नहीं कहा गया, उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। और इस आधार पे हमारा दूसरा निष्कर्ष जो है ना वो भी गलत हो जाता है। तो जब पहला निष्कर्ष और दूसरे निष्कर्ष गलत हों तो आंसर हमारा 4 हो जाता है, मतलब कि 15 का आंसर 4 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 देखते हैं। सेब बहुत महंगे हैं, कथन कह रहा है सेब बहुत महंगे हैं, कोई बात नहीं महंगे हैं। आगे बढ़ते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं। कह रहा गरीब व्यक्ति सेब नहीं खरीद सकते हैं। अब गरीब खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, इसका हमारे कथन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कथन में गरीब का कोई जिक्र ही नहीं है। तो गरीब क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, और जब नहीं सोचेंगे तो ये गलत हो जाता है। केवल अमीर व्यक्ति सेब खरीद सकते हैं, इसका भी हमारे कथन में कुछ नहीं कहा गया, अमीर और गरीब के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है। तो हम अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाने वाले हैं कि ये खरीद सकते हैं या फिर नहीं खरीद सकते हैं, और इस आधार पे हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। और जब दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो आंसर हमारा 4 हो जाता है, मतलब कि 16 का 4 आंसर। अब हम बढ़ेंगे 17 पे। इसमें क्या कह रहा है, कथन दिया हुआ है जब तक हमारा देश आर्थिक सभ्यता अर्जित नहीं कर लेता है ना, आर्थिक सभ्यता अर्जित नहीं कर लेता है, राजनीतिक स्वतंत्रता और जनतंत्र का कोई अर्थ ही नहीं होगा, है ना। अब यहां देखेंगे, ये जो आर्थिक सभ्यता ना है, इसका रिलेशन 2 चीजों से कर दिया है। आर्थिक सभ्यता किस पर डिपेंड करती है, राजनीतिक स्वतंत्रता और जनतंत्र, ये 3 चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। जब तक हमारा देश आर्थिक सभ्यता अर्जित नहीं कर लेता है तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता और जनतंत्र का कोई अर्थ ही नहीं है ना। पहले हमें आर्थिक सभ्यता चाहिए, और जब आर्थिक सभ्यता हमारी हो जाएगी तो राजनीतिक स्वतंत्रता और जनतंत्र भी अपने आप सही हो जाएंगे। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। अब निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष में क्या क्या, राजनीतिक स्वतंत्रता और जनतंत्र साथ साथ चलते हैं। जरा हम कथन में देखेंगे तो यहाँ आर्थिक सभ्यता का राजनीतिक स्वतंत्रता और जनतंत्र से रिलेशन दिया गया है, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता और जनतंत्र का आपस में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। राजनीतिक स्वतंत्रता और जनतंत्र का आर्थिक सभ्यता से रिलेशन है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, और इस आधार पे हमारा पहला ऑप्शन जो है ना वो गलत हो जाता है। दूसरे की बात करते हैं, आर्थिक सभ्यता से ही वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता और जनतंत्र आता है ना। यदि हमारी आर्थिक सभ्यता सही है तो राजनीतिक स्वतंत्रता और जनतंत्र क्या हो जाएगी, अपने आप आ जाएगी। ये हमारे ऑप्शन में कहा गया है, क्योंकि इस आर्थिक सभ्यता का रिलेशन दिया गया है राजनीतिक स्वतंत्रता और जनतंत्र से, क्योंकि जब तक आर्थिक सभ्यता नहीं है तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता और जनतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है, और जब आर्थिक सभ्यता आ जाती है तो राजनीतिक स्वतंत्रता और जनतंत्र क्या हो जाते हैं, अपने आप आ जाएंगे। इस आधार पे दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता और आंसर 2 हो जाता है, क्योंकि आंसर 2 में ही था कि दूसरा ऑप्शन सही हो, तो आंसर हमें क्या देना होगा, 2 देना होगा, मतलब कि 17 का 2 आंसर हो जाता। अब हम बढ़ते हैं 18 पे। 18 में कथन देखते हैं क्या कह रहा है। एक कथन है, निष्कर्ष 2 है। कथन क्या कह रहा है, प्राचीन व्यवस्था बदलती है ना, प्राचीन व्यवस्था क्या हो जाती है, बदलती है, और नई व्यवस्था उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, प्राचीन जा रही है, नई आ रही है। निष्कर्ष पे आते हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब यहाँ देखेंगे, प्राचीन व्यवस्था जा रही है और नई व्यवस्था आ रही है, मतलब कि क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और इस आधार पे हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, पुराने विचारों को त्याग दें, है ना। यहाँ कह रहा है पुराने विचारों को त्याग दे, क्योंकि वे जीर्ण हो गए हैं, मतलब हमारे किसी काम के नहीं है। हो सकता है काम के हो या नहीं हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, इसलिए कि हमारे कथन में नहीं दिया गया है। प्राचीन व्यवस्था बदल रही है,
लेकिन वो अच्छी है या नहीं है और उसे हमें त्याग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका हमारे कथन से कोई लेना देना नहीं है, इसी कारण ये गलत हो जाता है। दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाता है, पहला निष्कर्ष सही है, मतलब कि आंसर 1 हो जाता है 18 का। अब 19 पे आते हैं। कथन देखते हैं, ए गरीब देश है ना, कोई देश ए है जो क्या है, गरीब है। अब निष्कर्ष की बात कर रहा है, ए देश के रहने वाले भिखारी हैं। निष्कर्ष 2 कह रहा है, ए देश के रहने वाले काम नहीं करते हैं। गरीबी का मतलब ये नहीं होता है वहां केवल भिखारी ही हो, है ना। गरीबी का मतलब ये नहीं हुआ कि वहां लोग भिखारी हो, है ना, भिखारी है ना। तो इस आधार पे पहला निष्कर्ष जो है ना वो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि गरीबी की बात की गई है, भिखारी है या नहीं है उसकी बात नहीं की गई है, तो पहला निष्कर्ष गलत हो जाता है। दूसरे निष्कर्ष की बात करते हैं, ये देश के रहने वाले काम नहीं करते हैं। गरीब है ये तो कहा गया है, लेकिन काम करते हैं या नहीं करते हैं ये भी हमारे कथन में उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो जब कुछ नहीं कहा गया है तो उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, तो इस आधार पे दूसरा निष्कर्ष भी हमारा गलत हो जाता है। पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, और जब दोनों निष्कर्ष गलत हैं तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाता है 19 का 4। अब हम बढ़ते हैं 20 पे। 20 एक कथन 2 निष्कर्ष कह रहा है, भारत में विभिन्न टीवी सेटों में 16 टीवी की बिक्री सबसे अधिक है। भारत में जितने भी टीवी सेट हैं उसमें सबसे ज्यादा टीवी सेट कौन सी बिक रही है, 16 टीवी। टीवी में भी इधर से रहेगा, है ना। 16 टीवी की बिक्री सबसे अधिक है। निष्कर्ष की बात कर रहे हैं, भारत में निर्मित विभिन्न टीवी सेटों की बिक्री के आंकड़े मालूम है। सही है, क्यों सही है, तो बिना आंकड़ों के मालूम होने, अगर हमें आंकड़े नहीं मालूम है तो हमें पता नहीं चलेगा कि किसकी बिक्री अधिक है, किस टीवी सेट की बिक्री अधिक है और किस टीवी सेट की बिक्री कम है। ये हमें तब तक नहीं पता चलता है जब तक कि हमें उसके आंकड़े नहीं मालूम है। तो यहाँ टीवी सेट सबसे अधिक बिक रहा है 16 टीवी, इसका मतलब ये हो कि हमें आंकड़े मालूम है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब दूसरे की बात कर रहे हैं, भारत में निर्मित अन्य टीवी सेटों की अपेक्षा 16 टीवी की बिक्री सबसे अधिक है। ये तो हमारे कथन में ही कहा गया है, भारत के विभिन्न टीवी सेटों में 16 टीवी की बिक्री सबसे अधिक है, यानी दूसरों के कंपेरिजन में ये ज्यादा बिक रही है। तो पहला भी निष्कर्ष सही है, दूसरा भी निष्कर्ष सही है। जब दोनों निष्कर्ष सही है तो हमारा आंसर 5 हो जाता है, मतलब कि 20 का 5। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। पुस्तकें मित्र की भांति हैं, कथन कह रहा है ना, पुस्तकें मित्र की भांति हैं। जो भी पुस्तकें हमें दी गई हैं वो कैसी हैं, मित्र की भांति हैं। जो भारी, यहाँ भारी नहीं होगा भारी होगा, जो भारी अस्थाई लाभ प्रदान करती हैं, यानी किताबें मित्र हैं और हमें अस्थाई लाभ भी देती हैं जो हमेशा के लिए होता है। निष्कर्ष पे आते हैं, आपको अपना मित्र चुनना चाहिए, है ना। हमें मित्र चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए, इस तरह का कोई भी सलाह हमारे इस कथन में नहीं दिया गया है ना, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा, पुस्तकें हमें अस्थाई लाभ प्रदान करती है, दिया गया है, क्लियर है, पुस्तकें हमें अस्थाई लाभ प्रदान करती हैं, पुस्तकें अस्थाई लाभ, है ना। दूसरा सही हो जाता है, और जो दूसरा सही हो जाता है तो ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाता है, मतलब कि 21 का 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 देखते हैं। 22 क्या कह रहे हैं, जीवन के ज्ञान के बिना पुस्तकें निरर्थक हैं, है ना। ये कथन है और निष्कर्ष है। कथन क्या कह रहे हैं, जीवन के ज्ञान के बिना पुस्तकें निरर्थक हैं, मतलब अगर हमें जीवन का ज्ञान नहीं है तो पुस्तकें हमारे किसी काम की नहीं है ना। पुस्तकों का रिलेशन जीवन के ज्ञान से दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सभी किताबों में जीवन का ज्ञान होता है, ऐसा तो हमें कुछ नहीं कहा गया है। यहाँ क्या कह रहा है, जीवन का ज्ञान यदि नहीं है, कथन में ये कह रहा है यदि हमें जीवन का ज्ञान नहीं है तो पुस्तकों का हमारे लिए कोई मतलब नहीं होता। अब निष्कर्ष में क्या कह रहा है, सभी किताबों में जीवन का ज्ञान होता है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है हमारे कथन में। और जब कथन में नहीं कहा गया तो हमें इसके बारे में सोचना नहीं है, उसे काट देना है, मतलब कि पहला गलत हो जाता है। दूसरे पे आते हैं, लोगों को जीवन का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, है ना। इस तरह की भी कोई सलाह नहीं दी गई है कि हमें जीवन का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बस एक रिलेशन दिया गया है जीवन के ज्ञान और पुस्तकों के बीच में, है ना, एक रिलेशन दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि हमें प्राप्त करना ही चाहिए, तो ये भी गलत हो जाता है। तो जब दोनों गलत हो जाते हैं तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाता है, मतलब कि 22 का 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे।
23 में क्या कह रहा है, कथन क्या कह रहा है, दिल्ली से मुंबई के लिए वायुयान से यात्रा करना अधिक तेज है ना। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए यदि वायुयान से यात्रा करते हैं वो ज़्यादा तेज जाती है। निष्कर्ष में क्या कह रहा है, दिल्ली और मुंबई हवाई यात्रा से जुड़े हुए, सही है, हवाई यात्रा से जुड़े हुए तो ही तो ज़्यादा तेजी से हम जल्दी पहुंच जा रहे हैं, है ना। अब क्या कह रहा है, दिल्ली और मुंबई के बीच संचार का अन्य कोई साधन नहीं है। कथन में हमसे ये नहीं कहा गया कि दूसरा कोई साधन है या नहीं है, बस ये कहा गया यदि पहुंचना है तो वो दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज है, अधिक तेज है ना, तेज है, लेकिन दूसरा कोई साधन है या नहीं है ये हमसे नहीं कहा गया है, तो ये गलत हो जाता है, दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। और दूसरा गलत है और पहला सही है, तो हमारा ऑप्शन पहला हो जाता है क्योंकि हमारा पहला सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। यहां कथन देखते हैं क्या कह रहा है। एक कथन है, दो निष्कर्ष है। महंगे सेब बुरे नहीं हो सकते हैं, है ना। सेब यदि महंगा है तो जरूरी नहीं है कि वो बुरा ही हो, कथन बस यही है। निष्कर्ष पे आते हैं, बाजार में जब सेब की मांग की पूर्ति नहीं होती है तब इसकी कीमत बढ़ जाती है। ये नहीं कहा गया है कि पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, और पूर्ति नहीं या होने से उसकी कीमत बढ़ रही है ना। केवल महंगे सेब की बात की गई है, वो महंगा कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है इसकी बात नहीं की गई है, और इस आधार पे हमारा पहला जो ऑप्शन है ना वो गलत हो जाता है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, सेब की जितनी अधिक कीमत होगी उसकी किस्म उतनी ही अच्छी होगी, ये अच्छी है ना। सेब की जितनी कीमत अधिक होगी उतनी ही उसकी किस्म भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, है ना। क्योंकि हम इससे कह रहे हैं महंगे सेब बुरे नहीं हो सकते, बुरे नहीं हो सकते हैं, हमसे यही कह रहे हैं बुरे नहीं हो सकते, और जब बुरे नहीं है तो क्या है, अच्छे हैं, यानी महंगा सेब जो है वो हमेशा क्या होता है, अच्छा होता है। तो इसकी कीमत बढ़ रही है यानी महंगा है, और जब महंगा है तो उसकी किस्म भी क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। इस आधार पे दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, और जब दूसरा ऑप्शन सही है तो आंसर हमारा 2 हो जाता है, 24 का 2। अब हम बढ़ते हैं 25 पे। 25 में एक कथन है और 2 निष्कर्ष है। यहाँ क्या कह रहा है, 60% सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की, है ना। 60% सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की। आगे क्या कह रहे हैं, श्री गणेश सरकारी कर्मचारी हैं, 60% ने हड़ताल की, और उसमें कह रहा है श्री गणेश जो है ना वो सरकारी कर्मचारी हैं। हमसे ये नहीं कहा है कि उन्होंने हड़ताल की है या नहीं की है, वो 60% में आ रहे हैं कि 40% वाले में आ रहे हैं, ये भी हमसे कुछ नहीं कहा गया, तो उस बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इन दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है, बस इतना रिलेशन है कि जो 100% सरकारी कर्मचारी है ना उसमें ये आ रहे हैं। अब हड़ताल की या नहीं की ये हमें नहीं पता। निष्कर्ष पे आते हैं। पहला निष्कर्ष क्या कह रहे हैं, गणेश ने हड़ताल की, है ना, बात वहीं आ जाती है, गणेश ने हड़ताल की। अब हमसे ये नहीं बोला है ये 60% वाले में है या 40% वाले में, तो हमें ये भी नहीं पता है इन्होंने हड़ताल की या नहीं की, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा, गणेश ने हड़ताल में भाग नहीं लिया, है ना, गणेश ने हड़ताल में भाग नहीं लिया। अब उन्होंने भाग लिया भी या नहीं भी लिया, ये भी हो सकता है ना। अब दोनों ऑप्शन हमारे पास हो जाते हैं। यहाँ देखेंगे, गणेश ने हड़ताल की और गणेश ने हड़ताल में भाग नहीं लिया, ये दोनों ऑप्शन आइदर के ऑप्शन में आ जाते हैं। या तो पहला सही हो सकता है या तो गलत हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हड़ताल करेंगे या तो हड़ताल नहीं करेंगे। और जब आइदर का ऑप्शन हो जाता है ना तब हमें आंसर क्या देना होगा, 3 देना होगा, क्योंकि हड़ताल की 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो वो हड़ताल करेंगे या तो हड़ताल नहीं करेंगे। क्योंकि वो 60% सरकारी कर्मचारी में आ रहे हैं, 40% में आ रहे हैं, ये तो नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि 60% ने हड़ताल की है तो 40% वाले नहीं की है। तो यहाँ इधर का ऑप्शन आ जा रहा है, जब इधर का ऑप्शन आ जा रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाता है। तो ये थे हमारे रीजनिंग के स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के कुछ क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।